नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में 533 करोड़ रुपए की 138 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें 158 करोड़ रुपए 45 विकास योजनाओं के लोकार्पण और 375 करोड़ रुपए के 93 शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर सीएम ने विभिन्न विभागों के विकास कार्य पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और राज्य स्तरीय एलिट महिला और पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त के 1120 लाभार्थियों को 6 करोड़ 72 लाख की धनराशि का डमी चेक दिया। बता दें कि यह धनराशि लाभार्थियों के खाते में डिजिटल माध्यम से दी जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज कई परियोजनाओं की सौगात दी है। टिहरी दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान विकास योजनाओं की सौगातें आज टिहरी वासियों को सीएम धामी ने दी है। तो 138 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया और इसका प्रदर्शनी का अवलोकन भी सीएम ने किया है। तो विकास योजनाओं की सौगात सीएम धामी ने यहां के लोगों को दी है। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र के सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी है। बताते कि विधायकों ने सत्र के लिए अब तक 560 प्रश्न लगाए। राज्य मंत्रिमंडल की हाल में हुई बैठक में गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए 13 से 18 मार्च की अवधि तय की थी। सरकार की ओर से मिले इससे संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा ने राजभवन को भेजा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को सत्र के आयोजन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय ने सत्र के लिए तैयारियां तेज कर दी। निश्चित रूप से हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी पूर्व की घोषणा के अनुरूप जो उन्होंने कहा था कि हम जो बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में ही आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को अभी से अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि हमारे पास पन्ना प्रमुख से लेकर हर स्तर के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम केवल चुनाव ही नहीं जीतना चाहते बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हर जगह लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे पास पूरी टीम है, जबकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे। दुष्यंत गौतम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। विश्वास बना हुआ तो विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। चुनौतियां आएंगी, सरकार चला रहे थे चुनौतियां आएंगी। जो चुनौती आई जिस प्रकार से उनका समाधान किया गया है, जनता ने उनका वेलकम किया गया है। चाहे वह जोशीमठ की समस्या रही हो, चाहे नकल की हो, चाहे धर्मांतरण की हो, चाहे भर्ती घोटाला रहा हो, अनेकों ने कसौटियों पर हमारे मुख्यमंत्री खरे उतरे हैं और जनता को लगा है कि ये सच्चा से ईमानदार मुख्यमंत्री, ये जो चीजें चाहिए। नकल के मामले में मेरा देश में ऐसा कड़ा कानून कहीं भी नहीं बना है और यहाँ के विद्यार्थी आज खुश महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अनुभव महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून के पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री का कहना है कि पार्टी के साथ सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने वाले व्यक्ति को ही दायित्व दिया जाएगा। उस पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और जो लिस्ट है वो भी माननीय मुख्यमंत्री को दे दी गई है। वही मामले पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि पार्टी जल्दी दायित्व बांट सकती है। उन्होंने निश्चित रूप से ही दायित्व दिए जाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी के बहुत ही शीर्ष निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं। निश्चित रूप से जो संगठन है उसमें हमारे जो प्रभारी जी आए थे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संगठन महामंत्री जी निश्चित रूप से चाहते हैं कि योग्यकर्ताओं को योग्य दायित्व भी दिया जाए। तो उसके लिए बिल्कुल बैठक हुई है, उसमें चर्चा भी हुई है और
जहां तक जो है वो लिस्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, तो निश्चित रूप से इससे संगठन और सरकार की जो समन्वय है, ये एक आपसी जो तालमेल है ये बना रहता है और आने वाले समय में जो है जिनको भी दायित्व मिलेगा वो जनता के बीच में जाकर एक सेवा भाव से काम करेंगे। 3 करोड़ जैसा हमको मिल रहा था, तो उसमें कहीं के वेजेस निकल रहे थे, चीजों की और की कुछ लोग जो हेलीकॉप्टर दायित्व बांटे जा सकते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है कि चुनाव से पहले बीजेपी में जल्द ही जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जा सकता है। ईमानदार लोगों को इस बार जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो जल्द ही दायित्व जो है वो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बांटे जाएंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द ही बीजेपी में दायित्व बांटे जा सकते हैं, तो ईमानदार लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी। वही कोटद्वार के वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय का 3 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह शुक्रवार से शुरू हुआ है। समारोह के पहले दिन संतों की संगत के साथ ही हरियाणा से आए लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण निरंजनी अखाड़े के आचार्य स्वामी कैलाशानंद सहित कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। समारोह में अंतिम दिन उत्तराखंडी लोक गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। कड़वाश्रम महाविद्यालय है, इसकी स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ है और जो यहाँ के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इस गुरुकुल को आगे बढ़ाया है, डॉक्टर जैन जी, उनका आमंत्रण था, तो हम लोग भी आज यहाँ पे कार्यक्रम में आए। और जो ये गुरुकुल हैं, इन्हीं के द्वारा भारतीय संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज जो है जीवित हैं। गुरुकुल के 50 वर्ष जो है हमने पूरे कर लिए और हमें यही है कि अब 50 वर्ष का जो लेखा जोखा है वो रख रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में एक पुस्तक लिखी जा रही है जो कि जिसका नाम है अतीत से वर्तमान की अंतर यात्रा। ठोस चीजें यही है, इनको हमने जो पारंपरिक चीजें हैं, चाहे हमारे ऋषि मुनि परंपरा हो, मैं बात नहीं जो है पुष्ट होगी, तो जितनी भी शाखाएं निकली है, सभी शाखाएं अच्छा कार्य कर रही है। मैं सभी शाखाओं को बहुत धन्यवाद दूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण मानता हूं शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत ही अतुलनीय कार्य किए गए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल जो विद्यालय की स्वर्ण जयंती समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे मध्य हमारे ठोस चीजें यही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कोटद्वार पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसएसपी के कोटद्वार थाना पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद एसएसपी ने पूरे पुलिस थाना का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों का शस्त्र निरीक्षण भी करवाया, जिसके बाद एसएसपी पौड़ी ने अधिकारियों को रेगुलर अभ्यास करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद एसएसपी पौड़ी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए क्षेत्र में वांछित अपराधियों को लेकर जुआ, सट्टा व अवैध संचालित कार्यों पर रोकथाम लगाने को लेकर प्रभावी अभियान चलाकर बदमाशों की गिरफ्तारी की जाए। इस दौरान एसएसपी पौड़ी ने कहा है कि थाने की सारी चीजों को बारीकी से जांचा गया है और जो कमियां पाई गई है उसको सुधारने का निर्देश थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। कोटद्वार थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। बेसिकली जो हम ये मुआयना करते हैं या वार्षिक निरीक्षण है, उसमें जो हमारी थाने की वर्किंग है उसको क्लोजली मॉनिटर करना, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, जो कमियां पाई जा रही हैं उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश देना। तो उस संदर्भ में आज जो थाने का निरीक्षण किया गया, पूरे थाने का रखरखाव देखा गया, जो हमारा मालखाना है उसे चेक किया गया, जो लावारिस वाहन है या एमवी एक्ट के तहत या माल मुकदमाती वाहन है
तो G20 की होने वाली बैठकों को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। उत्तराखंड में G20 की तीसरी बैठक के लिए रामनगर का चयन किया गया है। G20 के लिए उत्तराखंड के नोडल अधिकारी सचिव पंकज पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड में ऋषिकेश और नरेंद्र नगर के अलावा कुमाऊं में भी एक सम्मेलन स्थल होना चाहिए। वहीं केंद्र की ओर से अब रामनगर का चयन किया गया, जहां 70 से ज्यादा वैज्ञानिक पूरे देश के भाग लेंगे। बता दें कि 26 से 28 मार्च तक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देखिए, G20 के दो महत्वपूर्ण बैठकें यहां प्रस्तावित थी उत्तराखंड में। दोनों हम लोग नरेंद्र नगर में प्रस्तावित कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश थे कि कुमाऊं में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग उसमें आ रहे हैं। 20 कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं उनके लोग आएंगे और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं। तो हमारे प्रदेश के दोनों तरफ अगर वो लोग आते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा होगा। तो उनके ही प्रयासों के क्रम में ये निर्धारण किया गया भारत सरकार के द्वारा कि क्या पूछना, जल्दी बताओ। हाँ, डेट क्या थी यार? डेट उधम सिंह नगर के किच्छा में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर किच्छा पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिलने की वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा की सूचना पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड के माध्यम से पुलिस टीम एक संदिग्ध मकान में पहुंची है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक डोरीलाल की 3 दिन पहले इसी मकान में हत्या की गई थी और देर रात हत्यारे डोरीलाल के शव को गेहूं के खेत में फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला का खुलासा किया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर एक अज्ञात शव के बरामद होने की सूचना पर पुलिस टीम यहाँ पर आई थी और शव का पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और शव की शिनाख्त के लिए हम लोग स्थानीय स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आसपास के लोगों को बुलाया गया है, जनप्रतिनिधियों की सहायता से शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही में हमने डॉग स्क्वाड और FSL टीम को भी बुलाया है यहाँ पे और हम लोग इनकी पहले शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं। उसको प्रथम दृष्टया जो हत्या का प्रकरण लग रहा है इसमें, इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्म हो पाएगा इसमें और उसके बाद जो भी तथ्य आते हैं सामने उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनकी पहचान के और मृत्यु के कारणों की जांच के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के नगर कोतवाली में 3 कारोबारियों पर फर्जी दस्तावेज बनाकर एक फर्जी कंपनी खोलने और 24 करोड़ का टैक्स चोरी कर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी आरोप लगा है। इस मामले में एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लोगों ने मिलकर नेशीविला रोड के इंदिरा नगर में आयरन स्क्रैप की कंपनी 21 अप्रैल 2022 में खोली थी और इसमें लगभग 8 महीने में इन्होंने सरकार को अपना टर्नओवर 120 करोड़ रुपए दिखाया और आईटीसी क्लेम किया। एसपी क्राइम ने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने करीब 25 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी जांच की जा रही है। एक जो है कल जो हमारा सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट है इनके द्वारा एक कंप्लेंट जो है वो पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके आधार पे 71/23 जो एक क्राइम नंबर है FIR रजिस्टर की गई है। इसमें बेसिकली 3 लोग हैं, संजय ठाकुर, शाहरुख मोहम्मद और एक हमारा सुनील कुमार। इन लोगों ने बेसिकली हमारे जो देहरादून में ये इंदिरा कॉलोनी नेशविला रोड है, यहाँ के एड्रेस पर फर्जी और फूट रचित जो है डॉक्यूमेंट्स के आधार से एक कंपनी बनाई और उन कंपनी के आधार पर इन्होंने बेसिकली अपना बिजनेस दिखाया आयरन स्क्रैप का। और ये जो कंपनी थी ये 21/4/2022 को बनी, लगभग 8 महीने। तो लगभग 8 महीने में इन्होंने जो है अपना ट्रेड दिखाया 120 करोड़ का। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा का अपना एक इतिहास है। यहाँ हर त्योहार को बड़े उत्साह से मनाते हैं। पुरुष हो या फिर महिला, सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। बता दें कि यहाँ होली में पिछले कई वर्षों से महिला कल्याण संस्था द्वारा महिला होली का आयोजन किया जाता है। इस बार भी अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत सहित उनके
अनेक जगहों से 11 टोलियां होली की प्रस्तुति दे देगी। मामले पर जानकारी देते हुए आयोजक रीता दुर्गापाल ने बताया कि पिछले 33 वर्षों से इस आयोजन को कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि वर्तमान में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ उसका प्रचार करने का है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोचन जोशी ने कहा है कि महिलाओं द्वारा जिस प्रकार होली का आयोजन किया गया, जो कि यहां का जीतता जागता सबूत है। महिला विकास संस्था विगत 33 वर्षों से इस आयोजन को करती आ रही है। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहा है कि हमारी संस्कृति का संरक्षण हो और हमारी संस्कृति को लोग पहचानें और उसको अपने आत्मसात भी करें। तो हम जब से ये कार्यक्रम करा रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि महिलाओं में तो बहुत ज्यादा उत्साह है। महिलाएं जो है वो हमारी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए एक ध्वजवाहक का काम कर रही हैं। और क्योंकि जब माँ संस्कृति को समझेगी तो जरूरी है कि बच्चे भी इस संस्कृति से जुड़ेंगे। कि अल्मोड़ा, अगर आप अल्मोड़ा के इतिहास की बात करेंगे तो अल्मोड़ा में ऐतिहासिक विरासतों को संजोने का और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है अल्मोड़ा हमेशा प्रयासरत रहा है। और इसी क्रम में अल्मोड़ा में जो है महिला कल्याण संस्था द्वारा जो है यहाँ पर को 2 दिवसीय महिला होलिका उत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और बच्चे जो है यहाँ पर को इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और कल जो दूसरे दिन का जो कार्यक्रम होगा उसमें बाहर से अल्मोड़ा से हट के नैनीताल और हल्द्वानी और बागेश्वर इन जगहों से जो है चंपावत से टीमें यहाँ पर को महिलाओं की आ रही हैं जो अपनी यहाँ पर को प्रस्तुति दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा सकारात्मक संदेश है। किन्नर समाज ने गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। इस दौरान दिनेशपुर नगर अध्यक्ष श्रीमती सीमा सरकार के निवास से कलश यात्रा दुर्गा मंदिर पहुंची। इस दौरान किन्नरों की गुरु मां शालू देवी ने मां दुर्गा को 3 तोले सोने का मुकुट अर्पित किया और कहा कि हम सभी किन्नर समाज का भला चाहते हैं, सभी लोग खुश और स्वस्थ रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी जातियों के किन्नर हमारे समाज में हैं। हम सबका भला और कल्याण चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है। यहाँ की जो आवाम है बहुत अच्छी है, बहुत हमारी बहुत अच्छा हमारा स्वागत किया है। यहाँ की आवाम में उत्तराखंड की आवाम है, मेरी हिंदुस्तान की आवाम है। भगवान बच्चों वाले के बच्चे जिससे हम जिससे दुआ मांगते हैं इनकी परमात्मा की हर तमन्ना पूरी हो, इनकी लंबिया उम्र लगावे, बिल्कुल सच्चे चले। मेरे देश से किसी की याद ना है, आन शान से मेरा हिंदुस्तान ऐसे चमकता रहे जैसे चमक रहा है। किसी की नजर ना लगे मेरे हिंदुस्तान को। और जितनी भी मेरी आवाम है हमारा तहे दिल से हमें हमारा स्वागत किया है। मेरे दिनेशपुर की जितनी भी आवाम है सबने मिलकर हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ शालू किन्नर। मैं आई हूँ अपने किन्नर समाज के साथ में। आज मेरे देश प्रदेश से किन्नर आए हैं और बड़े धूमधाम गाजे बाजे के साथ में हम दुर्गा माता के मंदिर पे आए हैं दिनेशपुर में। और हमने सोने का मुकुट अर्पण किया है दुर्गा माता को और अपने सारे नगर खेड़ा नगर वासियों की दुआएं की है। सब चैन चमन से रहे, सबको रोजी रिजक दे परमात्मा, सब खुशहाली देवे। तो किन्नर समाज ने मुकुट दान किया, दुर्गा मां को अर्पित किया मुकुट। रुड़की के सिविल लाइन स्थित निजी होटल में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए तथा इस देवभूमि को मजबूत और सशक्त करने के लिए कार्य कर रही है। बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जो निर्णय लिए हैं उसी को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए वह यहां आए हैं। उन्होंने कहा है कि नकल विरोधी कानून बिल बेरोजगारों और मेहनती युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पिछले कुछ सालों से कुछ लोग पेपर को लीक कर रहे हैं और नौकरियों को पैसे में बेच रहे हैं। अब इस कानून से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं उनको साझा करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आया हूं। हमारी सरकार ने इस राज्य में समान नागरिक संहिता जो कानून लेकर हम आए हैं, जो धर्मांतरण पर हम बहुत कठोर कानून बनाकर लेकर आए हैं, और जो नकल विरोधी कानून अभी सरकार लेकर आई है, ये भूतो न भविष्यति, इन सारे कानूनों का राज्य जो देश के अन्य राज्य हैं वो भी अनुसरण कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आज पहला राज्य बन गया है जो एक कठोर और सख्त कानून लेकर आया है, नकल विरोधी कानून। हम उन नौजवानों का, उन युवाओं का, उन छात्रों का, उन बेरोजगार युवाओं का जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उनके संशय को समाप्त करना चाहते हैं कि वो जो परीक्षा दें पूरे मनोयोग से दें, उसका रिजल्ट पारदर्शिता तरीका से हो, उनके मन में कोई नकल का भय न रहे, उस भय को समाप्त करने के लिए कानून आया है। ऋषिकेश एम्स में आउटसोर्स कंपनी के मार्फत नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स ने धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स की मांग है कि उनको नौकरी से ना निकाला जाए। बता दें कि 28 फरवरी को एम्स में कार्यरत करीब 214 सिक्योरिटी गार्ड्स की सेवा समाप्त की जा रही है, जिसके खिलाफ अब सिक्योरिटी गार्ड्स ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। काली पट्टी बांधकर सिक्योरिटी गार्ड्स ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि 28 तारीख को वे बेरोजगार हो जाएंगे, जबकि वो सालों से एम्स में आउटसोर्स कंपनी के मार्फत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए 26 फरवरी को वो अपनी नौकरी बचाने के लिए बूट पॉलिश और भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने नौकरी छीन लेने से पहले नौकरी देना सीखो का नारा भी दिया। अवधेश चौहान है और यहाँ पे हम नौकरी के बेरोजगारी जो हो रही है और ऋषिकेश में उसके अपने नौकरी और बेरोजगारी को बचाने के लिए बैठे हैं कि बेरोजगारी ना फैले। क्या मांगे हैं भैया? हमारी मांग ये है कि क्या कहते हैं, हमको नौकरी से ना निकाला जाए। ठीक है, अगर सिविलियन यहाँ से जाएंगे तो क्या कहते हैं उनके लिए आगे ऋषिकेश में कोई जॉब भी नहीं है, और एम्स ही एक ऐसी वो है जो ऋषिकेश में जॉब देने का वो रखता है। और अब जो है कि यहाँ पे ओपनल के थ्रू यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को लगाया जा रहा है और हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से, आप लोगों का 28 तारीख को लास्ट है और इसके बाद आप लोग अपने घर चले जाएं, अपने लिए नौकरी ढूंढ लें। अभी हम लोगों ने इतने साल से यहाँ पे काम किया है, लेकिन अब इस समय हमारी उम्र क्या है और इस समय हमें कौन नौकरी देगा, इस समय आप लोग इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। और हमने अंदर तक कई बार इस बात को आवाज उठाई है, लेकिन किसी ने अभी तक खबर ऋषिकेश से, जहां कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक कार से 10 पेटी शराब पकड़ी है। बता दें कि कार में चोरों ने 10 पेटी शराब पकड़ी। कार में मौजूद 2 लोगों को पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोतवाल पुलिस का कहना है कि यह चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही क्षेत्र को नशामुक्त बनाने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पंचायती धर्मशाला के पास पटाखे के एक गोदाम में धमाका होने के बाद भयंकर आग लग गई, जिसमें 4 युवकों की जलकर मौत हो गई। 3 युवक घायल हो गए। पुलिस ने गोदाम के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी, आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं इस सबके बीच भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नोटियाल ने मृतकों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और पीड़ितों के परिजनों को आश्वासन दिया कि हम हर तरीके से पीड़ित परिवारों के साथ हैं। जिस तरह से उनको मृत्यु हुई है उन लोगों की, तो यहाँ के प्रशासन ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और पटाखा फैक्ट्री के मालिक वो गायब है। और मुझे समझ नहीं आता कि प्रदेश के अंदर इतनी घटना होने के बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ सो रहे हैं। और ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि ये जो मृतक परिवार है वो मेरे मुस्लिम परिवार है, तो मुस्लिम समाज से आते इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि यदि ये परिवार बीजेपी के लोग होते तो अब तक बुलडोजर चल जाता। किसी मुस्लिम समाज के मेरे परिवार से हो जाती तो लगता बुलडोजर चल जाता। तो अब वो बुलडोजर कहाँ है? मेरे समाज के जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति जिस घटना में जो मृत्यु हुई है, अब तक प्रशासन के सर से जू क्यों नहीं रही है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अगर यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री ये चाह रहे हैं कि मुस्लिमों को आवाज उठाने वाला कोई नहीं है,
तो भीम आर्मी इसका भ्रम दूर कर देगी। खबर रुद्रपुर से, जहां यूआईआरडी के सभागार में राजमिस्त्री की 9 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समापन के दौरान गणेश जोशी ने शिरकत की। साथ ही प्रभारी मंत्री ने 99 राजमिस्त्री को प्रमाण पत्र सहित टूल किट वितरित किए। इस दौरान गणेश जोशी ने सरकार की योजनाओं को बताते हुए कहा कि सरकार की ओर से लगातार आम जनता के हित में काम किया जा रहा है। जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका सीधा लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है, उसके तहत आज 5 जिलों के करीब 500 किसानों को राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी गई और आज 9 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको टूल किट यहां पे वितरित किए गए, सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही श्रम हानि, क्योंकि 9 दिन उन्होंने यहां पर ट्रेनिंग की है, 9 दिन में उनकी जो अपनी श्रम हानि हुई उसके एवज में 3,974 रुपये उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से डाले गए। रुड़की में शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर मनेंद्र राणा ने लंढोरा में मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान रुड़की लक्सर मार्ग पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर कई तरह की खामियां पाई गई। मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाई पाई जाने के साथ सरकारी दवाई भी मिली। मेडिकल स्टोर संचालन कई दवाइयों का बिल नहीं दिखा पाया। काफी मात्रा में एक्सपायरी इंजेक्शन और दवाई भी बरामद हुई है। डीआई मनेंद्र राणा का कहना है कि फिलहाल खरीद बिक्री पर रोक लगाने के साथ मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया और औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स का जो है कुछ शिकायतें भी लोगों से प्राप्त हुई थी और तो हम औचक निरीक्षण पे आए हैं। तो अभी हम एक मेडिकल स्टोर है यहाँ पे, प्रवेश मेडिकल स्टोर, इसमें निरीक्षण कर रहे थे तो इसमें काफ़ी खामियां पाई गई हैं। इस पर भी कार्रवाई चालू है। इसके बाद इसका लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की जाएगी। कुछ सरकारी दवाई, एक बॉक्स सरकारी दवाई का भी यहाँ पे बिक्री करते हुए पाया गया है, जो रैक्स में स्टोर भंडारित था, और कुछ फिजिशियन सैंपल भी बेच रहे हैं ये लोग। विकासनगर के एक निजी स्कूल में 4 साल के मासूम बच्चे को टीचर ने बेरहमी से पीटा, जिस पर शिक्षा विभाग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई। वहीं स्कूल प्रबंधन ने मामला बढ़ता देख आरोपी स्कूल टीचर को स्कूल से निकाल दिया। साथ ही स्कूल प्रबंधन ने अपने खर्चे पर बच्चे का इलाज करा रहा है। मामला बाबूगढ़ स्थित विकास वैली इंटरनेशनल जूनियर हाई स्कूल का है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे के परिजनों का आरोप है स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर ने उनके बच्चे के साथ मारपीट की। निशान उसके शरीर पर साफ दिख रहा है। इस मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी का भी कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसको गंभीरता से लेकर जांच कराई जा रही है। सर, ये अभी विकास वैली जूनियर हाई स्कूल का बताया, अभी मेरे संज्ञान में आया है। जो भी वीडियो देखी मैंने तो वास्तव में बड़ी वैसी है, और इस तरह का जो व्यवहार है बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और जो भी दोषी है अध्यापक या प्रधानाचार्य जांच करेंगे, कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ। तो इसमें जो है टीचर पे जिसने पिटाई की उस पर कार्रवाई होगी या विद्यालय पे कार्रवाई होगी? इस चीज की जो है स्कूल में जो बच्चे के साथ पिटाई हुई उसकी जिम्मेदारी हम एज अ प्रबंधक लेते हैं। बाकी हमने जो है जो बच्चे का इलाज वगैरह होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है स्कूल लेगा। सर, क्या आप टीचर ने कुछ वजह बताई होगी किस लिए मतलब मारपीट की गई है बच्चे के साथ? देखिए, हमने स्कूल में हर टीचर को बोल रखा है कि किसी को भी बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन हमें ऐसा लगा है क्योंकि लड़की बीएड कर रही है। बच्चे की पिटाई का मामला आया, क्या मामला था स्कूल में? ये बच्चे का क्या नाम है, स्कूल का मामला है। क्या नाम है, हमारा बच्चा स्कूल में गया तो क्या नाम परसों भी पैरों के डंडे पे क्या नाम तल्ले पे मारा था, और फिर उसके बाद अगले दिन भी क्या नाम है स्कूल में हम गए लेने, तो क्या नाम है घर पर लेके आए तो घर में बच्चे ने बताया ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। जब हमने उसके कपड़े उतारे तो दोनों पाँव पे डंडे के निशान और बिल्कुल नीले पड़े थे। तो क्या बच्चे ने आपके कुछ ऐसा कुछ बताया कि टीचर ने डराया हो, धमकाया हो कि घर पे नहीं बताना? बिल्कुल डराया है। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।